आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अबडैन। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व एमएलए डिस्ट्रिक्ट रामबन से अशोक कुमार जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। अशोक सर, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जिस तरह से डिलिमिटेशन जो यहाँ पे कमेटी आई हुई थी उसके बारे में आप क्या लगता है, आपको किस तरह के बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन यहाँ पे आया अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में किश्तवाड़ में, तो इसमें जो है सबसे, अगर ये एरिया देखा जाए जो हमारे चनाब वैली है, तो सबसे टफ टेरेन है और डिफ़िकल्ट एरिया है। और इस एरिया को हमेशा जो है बेइंसाफ़ी इसके साथ की गई है, क्योंकि जब पिछली बार भी डिलिमिटेशन हुई थी उस समय भी इसको ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। जी। और इस बार जो है, इस बार भी 3 या 4 सीटें ये डिज़र्व करता है। हमने यही बात वहाँ पे की, हमारी पार्टी की तरफ से जब हम मिले किश्तवाड़ में, तो हमने यही बात की कि रामबन डिस्ट्रिक्ट से 1 सीट बढ़ा दी जाए। जैसे गूल का एरिया अरनास से निकल के आया है तो 1 सीट बढ़ाई जाए। और इसी तरह से डोडा की 2 सीटें बनती हैं, बलेसा की बनती है, फिर उसके बाद देसा, अस्सर, काश्तीगढ़ एरिया जो रामबन से निकला है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होगा ना बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उसके साथ एरिया मिला के जो लोग चाहते हैं मिलना, तो एक वहाँ बना दें, एक बलेसा बना दें। तो इसी तरह से किश्तवाड़ में 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो हमने ये डिमांड रखी थी कि कम से कम, अगर आप ज़्यादा नहीं बनाते तो कम से कम 3 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ जो हैं इस चनाब बेल्ट में बना दें। रामबन एक बना दें, डोडा में एक बना दें डिस्ट्रिक्ट में, और किश्तवाड़ में बना दें। लेकिन 3 कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनाएं उसमें ये ना आप करें कि कोई कहेगा कि मेरा एरिया है यहाँ, मेरे मेरे को वोट मिलने वाले हैं तो ये एरिया इधर डालो, दूसरा कहेगा कि फलानी कम्युनिटी है तो इधर डालो तो हम जीत जाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। हमने ये रखा कि पैरामीटर के हिसाब से, जैसे जोग्राफिकल एरिया है, जैसे आपका जो है पॉपुलेशन का है, लेकिन ओनली पॉपुलेशन को कंसिडर ना करें, क्योंकि कानून में लिखा भी है कि ओनली पॉपुलेशन जो है वो एक पैरामीटर नहीं है। जी। उसके अलावा जो जोग्राफिकल एरिया है, टफ टेरेन है, उसके बाद कल्चर है, उसके बाद जो है कनेक्टिविटी है, कि कुछ ऐसे एरिया हैं यहाँ अभी देसा चले जाएं अभी तक कनेक्टिविटी नहीं। बिल्कुल। इसी तरह से डोडा के कुछ एरिया हैं कनेक्टिविटी नहीं, रामबन के भी कुछ एरिया ऐसे हैं अभी तक भी वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। तो कनेक्टिविटी जो है एक पैरामीटर वो देखा जाए, पॉपुलेशन देखा जाए, टफ टेरेन का भी देखा जाए। और ये हम देखते हैं हमारी चनाब वैली में अगर 20 या 30 हज़ार आबादी है, एरिया बहुत फैला हुआ है और दूर दराज लोग रहते हैं। अगर आप उसको पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे कि हम 1 लाख इकट्ठा करेंगे या 75 हज़ार, तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो वही बात हमने की कि पैरामीटर देखते हुए, जो पैरामीटर हैं उनको देखते हुए, ना कि कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन दे के, ना कोई किसी एमएलएज का या मिनिस्टर का वो बात मानते हुए, आप सिर्फ अपना पैरामीटर जो है वो देख के उस पर चलें, तभी ठीक रहेगा। अच्छा सर, बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की डेवलपमेंट के बारे में। जिस तरह से आम जनता ने, लोगों ने भरोसा जताया था बीजेपी पार्टी पे, और जो एमएलए दिए थे, असेंबली में गए थे, वो कितने कामयाब हुए। और डिस्ट्रिक्ट रामबन की अगर डेवलपमेंट की बात करें हम, तो कितना डेवलपमेंट जो है यहाँ पे बीजेपी के दौर में हुआ। अगर हम यहाँ के जो एमएलए हैं, पूर्व एमएलए नीलम लंगेह जी, उनकी बात करें तो। इससे पहले मैं डेवलपमेंट की बात करूं, जो आपने डिलिमिटेशन का पूछा उसमें एक बात रहेगी। जी। ये चनाब वैली है, जी। इसके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, जी। रामबन है, डोडा है और किश्तवाड़ है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिलिमिटेशन कमीशन आया यहाँ, लेकिन जब भी ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, जी। तो उसमें एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है चनाब वैली की अलग से बना दी जाए, क्योंकि इसकी टोपोग्राफी, जोग्राफिकल एरिया और यूनिट इसका अलग से है। जी। इसकी जो यूनिटी है अलग से दिखती है, तो एक वो बना। जहाँ तक आपने डेवलपमेंट की बात कही, तो मेरे ख्याल से पिछले 7 सालों में हम देख रहे हैं कि मज़दूर जो है पिसा चला जा रहा है, उसके बाद महंगाई बढ़ती चली जा रही है। और जो हमने काम किए थे अपने टाइम में, चाहे वो स्कूल हमने बनाए थे, चाहे हमने कॉलेज बनाए थे, चाहे हमने जो है बाकी इंस्टीट्यूशन बनाए थे, चाहे पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए थे कांग्रेस के टाइम में, जी। उन वो वैसे के वैसे ही हैं। उसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस ये नहीं कर पाए हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे, स्कूलों की बात करेंगे, तो हमारे टाइम में जब मैं एमएलए था उस समय 200 हाई प्राइमरी और हाई स्कूल आए। 200, जी। 200 जी। प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल, सॉरी, जी। प्राइमरी मिडिल स्कूल 200। और 200 के साथ कम से कम भी 200 बिल्डिंग्स भी आई। जी। मतलब उनके फंड्स आए दिल्ली से। इसका जो आपका जो स्कीम है वहाँ की, सेंटर की स्कीम थी, उसके तहत यहाँ आए। और वो उसके बाद हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल कम से कम भी 23 हाई स्कूल मेरे टाइम में नए आए।
क्योंकि रामबन में पहले रामबन तहसील में सिर्फ 5 हाई स्कूल थे जी। और अभी 23 हमने लाए हैं। इसी के साथ साथ अगर देखें कॉलेज, डिग्री कॉलेज लाए। तो अब ये जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो हमने लाए थे, तो पिछले 7 सालों में इनका काम था कि अगर हमने स्कूल लाए, उनकी बिल्डिंग लाई, और बिल्डिंग आपको पता है 45-45 लाख की, आपने देखी भी होंगी, डबल स्टोरी है, बिल्कुल। बनी भी है बिल्डिंग। बिल्कुल। अगर आप देखेंगे, अब परनोद चले जाएंगे, आप कंगा चले जाएंगे, आप टंगर चले जाएंगे, भट्ठन चले जाएंगे, बलिहोद चले जाएंगे, मैं सबका नाम ही लूँगा, मतलब पूरे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में तो बिल्डिंग दिखती है, हाई स्कूल भी है। इनका काम था कि अब पोस्टें वहाँ पे 7 हैं जी। मास्टर गेट की। जी। इनका काम था कि बीजेपी गवर्नमेंट जब आई, इनका काम था कि खाली पोस्टें जो पड़ी हैं उनको भरना, अपॉइंटमेंट नहीं करना, अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होगी। ये पिछले 7 सालों में एक भी पोस्ट को भर नहीं पाए हैं, उल्टा और खाली जो हुई कर दी इन्होंने, जो रिटायर हो गए वहाँ का वहीं रहा, और पूरा का पूरा जो है एजुकेशन सेटअप जो है पूरी तरह से ख़राब हो गया। इसी तरह से करप्शन की हम बात करेंगे। जी। जब से बीजेपी आई है रामबन में 7 सालों में करप्शन बढ़ी ही है। जी। अगर जो रिप्रेजेंटेटिव जीत के आते हैं वही लोगों से पैसे वसूलना शुरू करें, वही करप्शन में इन्वॉल्व हो जाएं, तो बाकी लोग बाकी क्या करेंगे, जो जो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि पिछले 7 सालों में हमने देखा रामबन में अगर तो तरक्की हुई है तो करप्शन की हुई है, करप्शन बढ़ी है। आप देख लिए नेशनल हाईवे, आप तो उस पर आएंगे अभी, बिल्कुल। लेकिन करप्शन के मामले में हम बात करें तो नेशनल हाईवे में जो कटिंग हुई है अनप्लानिंग तरीके से, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं, करप्शन इन्वॉल्व है। अगर करप्शन इन्वॉल्व नहीं होती तो ये रोड फर्स्ट क्लास हाईवे बनता, इसमें कोई मिट्टी नहीं उठती, कटिंग ठीक से होती, दीवारें चढ़ती, या बाहर से जो है जहाँ पस्सी है, वहाँ जहाँ लैंडस्लाइड है वहाँ बाहर से वो जो फ्लाईओवर होता है वो बना देते, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। तो पिछले 7 सालों में आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। अब गरीब कोई जाएगा दवाई लेने तो उसके दवाई के अंदर भी वो वैट लगा हुआ है, जो अभी नया जो जीएसटी लगा हुआ है। अब दवाई लेने आप जाओगे, कोई गरीब बेचारा जिसको टीबी मरीज है, कोई दूसरा है। हमारे टाइम में टीबी मरीज और जो ऐसी बीमारियां थी उसमें वैट नहीं था। जी। तो अब जीएसटी जो है दवाई के लिए आप जाओगे, आपने लेना है 500 की दवाई 1000 की, 200 वैट देना है उस पर जीएसटी। जी। ठीक है, तो गरीब के लिए कितना इन्होंने वो कर दिया है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद पेट्रोल डीजल, उसकी वो भी कितना बढ़ गया, 100 क्रॉस हो रहा है। यहाँ तो पेट्रोल का 100 क्रॉस है, डीजल भी क्रॉस होने वाला है। तो इस गरीब आदमी के लिए जो सेकंड क्लास का है, खासकर गरीब तो एक होगा बीपीएल का, वो तो मारा गया है। जो सेकंड क्लास का है, जो मुलाजिम है सेकंड क्लास में आते हैं, या जो दूसरे लोग हैं हमारी तरह जो सेकंड क्लास में रहते हैं, तो उनके लिए इन्होंने बुरा हाल जो है कर दिया है और महंगाई बढ़ा दी है। और रामबन की जहाँ तक तरक्की का सवाल है, उसमें एक फुल स्टॉप लग गया है। अभी ये बहुत बातें करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे ग्राउंड में जाके, ये कागज़ों में है। अगर आप कागज़ों में ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारा जो है मिल जाएगा। आपने देखा भी होगा, इनसे पूछा भी होगा, कागज़ों में मिल जाएगा। हमने इतने वो बनाए, इतने ब्रिजेस बनाए, इतने वो की, अभी एक सबसे बड़ा ब्रिज जो आपका रामबन का है, इसका काम बिल्कुल स्लो चल रहा है। इसको तो कम से कम पिछले 1 साल से ये इसका जो सैंक्शन पैसा हुआ है, तो आज तक इसको कम से कम हाफ काम हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक आप देखें मशीनें खड़ी हैं। हम भी यहाँ लोकल हैं, हम देखते रहते हैं, तो मशीनें वहाँ खड़ी हैं, काम नहीं हो रहा। तो बीजेपी की जब जो एमएलए आए यहाँ, 5-6 एमएलए हैं इस चुनाव खित्ते में, तो आप देखेंगे गरीबों की गरीबी और बढ़ी है, उनको मुश्किलें पेश आ रही, कहीं पे कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। अशोक सर, अगर बात करें हम जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो अगर डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट नहीं हुई है तो क्या उनकी खुद की डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे, जिसे कहा जाता है, लोगों में भी कुछ नाराज़गियाँ हैं और कहीं ना कहीं जो उनका पहले का जो बिजनेस या कारोबार था उस हिसाब से वो उस काबिल नहीं थे जिस हिसाब से आज की अगर हम बात करें, जो आज का उनका स्टेटस है रहने का, मकान का, या जो भी चीज़ें हैं या प्रॉपर्टी का, वो सब कैसे हो गया, उनकी डेवलपमेंट कैसे हुई? देखिए, जहाँ तक आप बात करें, आप सच्ची बात कह रहे हैं, और जो बात मुझे करनी चाहिए आप खुद बता रहे हैं। और ख़ासकर अगर अब मैं एमएलए रहा 6 साल, जी। आप देखेंगे, मैं अपना बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं मेरा वही पुराना जो टीचर का मकान है, वही आज भी वही है। ये जो ऊपर वाला छत, वो भी टीचर था तभी के, 2-3 कमरे ऊपर हैं, 2-3 ही इधर है, आप जी। देख के जा रहे हैं। जी। जी। और मेरे पास कोई क्रैशर नहीं है, कोई बस नहीं मैंने ट्रांसपोर्ट खोली है, फैक्ट्री नहीं खोली है, ना मैंने कोई और, क्योंकि मैंने करप्शन की ही नहीं है। और कोई ऐसा आप दिखा दे कोई मेरा कोई होटल है कहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि 5 साल अगर एमएलए कोई बनता है तो वो 6 साल जो है लोगों की खिदमत करे, ना कि अपना घर बनाए। अगर आप इनका देखेंगे, आप देखें 10-10 बॉडीगार्ड चल रहे हैं। आप देखें, मेरा बॉडीगार्ड देखा आपको? नहीं घर में भी देखा? नहीं देखा ना? नहीं। तो हम जो हैं उसी तरह से जैसे आम आदमी होता है उसके साथ मिल के चल रहे हैं। थोड़ा सा होता है कि एक्स एमएलए रहा है तो थोड़ा बहुत खतरा रहता है,
लेकिन फिर भी एक आम आदमी की तरह हम चल रहे हैं। और इनका अगर आप देखेंगे, घर इनके देखेंगे, आलीशान बंगले हैं, घर बनाए, हर एक घर बनाए, हम खुशी से बनाए, हम कहते हैं घर बनाओ, अच्छा घर बनाओ, लेकिन लोगों के खून को चूस के, लोगों के पैसे को लेके, फंड्स को खा के घर बनाए, वो नहीं हो सकता। 2 महीने में कैसे कोई घर बनाएगा? अगर आप इनका देखेंगे, 10-10 बॉडीगार्ड साथ चलते हैं। वो क्यों गवर्नमेंट का खर्चा कर रहे हैं? बॉडीगार्ड क्यों साथ चला रहे हैं? इसलिए चला रहे हैं कि इनको खतरा है कि कल कहीं कोई पत्थर ना मार दे जो हमने चोरी की है, कल कोई हमें पकड़ ना ले। अब मैं अकेला, आपको पता है, आप क्वेश्चन भी शायद पूछेंगे बाद में, कि अकेला मैं चलता हूँ, कई बार बसों में चलता हूँ, मैं बॉडीगार्ड भी नहीं होता। अभी भी यहाँ बैठे कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई इवन पहरा भी नहीं है। अब इनके घरों में जाएंगे, 10-10 पहरे हैं, आप देखें खुद, आप देख के जाएं खुद, अब चेक करके। तो इनका जो है, इन्होंने डेवलपमेंट जो है अपनी की है। आपने सच कहा कि अपने घर की अपनी डेवलपमेंट अपने खोल लिए, किसी ने पंप खोल लिया, किसी ने फैक्ट्री खोल ली, किसी ने क्रशर खोल लिया, और लोगों की खिदमत के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। अपनी खिदमत खुद की है, उसमें ज़्यादा ये रहे हैं काम करते। सर आप मतलब 6 साल आप एमएलए रहे और फिर भी इतनी सादगी भरा जीवन आप जीते हैं, इसके पीछे का कारण क्या? क्या आप पॉलिटिकली मतलब लोगों का जो है स्नेह जो है वो पाना चाहते हैं, या और कोई कारण है? देखिए, कारण एक ही है। जब मैं टीचर था यहाँ, तो आपको मालूम होगा कि 15 साल मैंने एज ए टीचर काम किया, और मेरा एक अच्छा था, मतलब स्कूलों में मैंने अच्छा काम किया, तो तभी लोगों ने 13,000 वोट दिए मुझे। तो फिर उसके बाद मैं प्राइवेट लेक्चरर भी रहा। तो हम टीचर की बात करते हैं कि टीचर लाइन से मैं पॉलिटिकल लाइन में आया। जी। तो मुझे वहाँ पे मिल रही थी फर्स्ट क्लास, और सब कुछ ठीक चल रहा था। तो मैं यहाँ पैसे कमाने तो नहीं आया ना। जी। मैं अगर यहाँ आया तो लोगों की खिदमत करने के लिए आया। मैंने रिज़ाइन दिया, बाकायदा नौकरी छोड़ी। 20-25-30 हज़ार मुझे पे मिलती थी, वो मैंने छोड़ी, जी। रिज़ाइन दे दिया। मतलब मैंने कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ली, 15 साल के बाद रिज़ाइन दे दिया। जब मैंने रिज़ाइन दे दिया तो वो रिज़ाइन लोगों की खिदमत के लिए दिया, लोगों की भलाई के लिए दिया, कि यहाँ की भलाई होगी, यहाँ पिछड़ा एरिया। जब मैंने रिज़ाइन दिया था, एक भी रोड नहीं था यहाँ। जी। तो चलो उस पर हम बाद में आते हैं। तो ये जो है, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों की भलाई के लिए ये सारा किया। और जहाँ तक आप सादगी की बात करते हैं, तो एक एमएलए जो है, आप फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो एमएलए ट्रेनों में सफ़र करते हैं, इवन मिनिस्टर भी बिल्कुल। करते हैं ना, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। ट्रेनों में सफ़र करते हैं, पैदल चलते हैं, साइकिल लेके चलते हैं। हमारे यहाँ का कुछ ऐसा है कि यहाँ अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ बन जाता है, कोई अगर किसी को कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना देते हैं, छोड़ा ऊपर बना देते हैं, तो वो 10-10 बॉडीगार्ड मांगता है। बिल्कुल। लेकिन मैं जब यहाँ एमएलए था, मुझे जो सिक्योरिटी होती थी थोड़ी, वो दी थी उन्होंने 2-3 बंदे। जब मैं एमएलए शिप से हारा, मतलब इलेक्शन हारा, जी। तो मैंने पूरी सिक्योरिटी वापस कर दी, A to Z, कोई नहीं रखी। उसी दिन जिस दिन मैं एमएलए शिप से हारा, तो मैंने सिक्योरिटी वापस कर दी। उसके बाद मेरे पास अभी एक आध सिक्योरिटी कुछ है, थोड़ी बहुत रखनी पड़ती है, लेकिन इस तरह से जो ठाट फाट दिखाने वाली नहीं है, कि बड़ी ठाट फाट दिखानी लोगों को। और जहाँ तक खिदमत की आपने बात कही, वही आदमी खिदमत कर सकता है जो इस तरह का जीवन जी के आगे बढ़े। अगर आप अपनी कोठियाँ बनाने लगेंगे, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाने लगेंगे, सोना चांदी टांग देंगे, गले में मालाएं टांग देंगे, अंगूठियाँ बना देंगे हाथ में, और गरीब वहाँ मरता रहेगा, सड़ता रहेगा। एक ऑपरेशन किसी का होना गरीब का, उसको पैसे नहीं देंगे आप, वो वहीं पड़ा रहेगा, ये झूठ बोलेंगे, तो फिर एमएलए शिप आने का फ़ायदा कोई नहीं। मैं कहता हूँ कि इवन पंच मत आए, सरपंच भी नहीं आए, अगर उसकी सेवा भावना नहीं है। तो सेवा भावना ही मेन थी, जिसकी वजह से आज ये सादगी की ज़िंदगी मेरी चल रही है। अशोक सर, आम जनता में क्या बदलाव देख रहे हैं आप? जिस भरोसे से, जिस यकीन से जो है उन्होंने एक बदलाव की रणनीति के तहत जो है बीजेपी को आगे लाया था, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी भी उतना सफल नहीं हो पा रही है जिस तरह से लोगों का व्यू है। तो अब क्या बदलाव देख रहे हैं आप? खासकर हम अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, किस तरह का बदलाव लोगों में देख रहे हैं? देखिए, लोगों में बदलाव जो है आया है। पिछले जब हमारा 6 साल थे, उसमें बदलाव हमने लाने की कोशिश की है। जी। एजुकेशन में बदलाव लाने की कोशिश की है, करप्शन में बदलाव लाने की कोशिश की है। लेकिन ये पिछले 7 सालों में जो बदलाव हमने लाया था, इन्होंने वापस वहीं बैक बैक कर दिया। समझ लो कि आप 10 या 15 साल और पीछे चले गए। जी। जो हमने मेहनत की थी 2002 में, जब मैं आया था, मतलब इलेक्शन मतलब जीता नहीं था, हारा था, 13,000 वोट थे, मैंने मेहनत की थी। वहाँ से फिर मैंने 6 साल मेहनत की, तो फिर एमएलए बना। जी। वो जो समय था, जो हमने दोबारा लाया था लोगों को उस ट्रैक पे, जी। इन्होंने 7 सालों में उस ट्रैक से लोगों को उतार दिया। जी। क्योंकि जितने भी ये आपके बीजेपी वाले हैं, या तो ठेकेदार हैं, या डीडीसी के मेंबर हैं, खुद ही ठेकेदार हैं, खुद ही गवर्नमेंट भी इनकी है बीजेपी की, और बीजेपी के लोग ही ठेकेदार हैं, वही डीडीसी के मेंबर बन गए, एक आध को छोड़कर। आप देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर मेंबर भी वही बन गए। अच्छा, उसके बाद बड़ी बड़ी आश्चर्य की बात है कि प्रोटेस्ट भी यही करते हैं।
देखा कि डीसी ने कोई ऑर्डर करना है हमारे फेवर में, प्रोटेस्ट करती गवर्नमेंट, खुद प्रोटेस्ट करती है अपने लिए। अपनी तुम्हारी गवर्नमेंट है बीजेपी, तुम खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे हो और बाद में तुम ही खुद ही ऑर्डर लेके आते हो, भाई देखो ऑर्डर हो गया। भाई अगर अपोजिशन प्रोटेस्ट करती है भाई हमें ये दे दो ये चीज़, तो कुछ जचता भी है। अब तुम खुद अपने आप को कह रहे हो कि हम काम नहीं कर रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि हम काम नहीं कर। आज भी हमने देखा एक प्रोटेस्ट, अभी मैं देख रहा था। तो मेरे कहने का कि जिस तरह से भाईचारा, अमन, शांति बरकरार थी हमारी रामबन की, हमने ट्रैक पे लाई थी, वो अमन शांति भाईचारा दोबारा वो क्या बोलते हैं डिरेल कर दिया है, मतलब वो कम्युनलाइजेशन कर दिया है। जो कम्युनल हारमोनी हमारी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई रहते थे, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम करते थे, मिलते थे, गले मिलते थे। वो इन्होंने बिल्कुल, जो बीजेपी की जब से आई है तब से इन्होंने पूरा माहौल जो है वो ख़राब कर दिया है। किसके लिए किया है? वोट लेने के लिए। कोई और किसी की वेलफेयर के लिए नहीं किया है, अपने वोट बैंक बनाने के लिए कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा वोट जो है दो समय बंटेगा, हिंदू वोट हम सारा ले लेंगे। और उधर से एनसी है, वो भी उसी तरह की पार्टी है। एनसी चाहती है कि जो मुस्लिम वोट है हमें मिल जाए। तो ये दोनों ने एक गेम खेली हुई है जिस वजह से लोगों को समझने की, हम तो यही कहेंगे कि लोगों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को डेवलपमेंट देखने की ज़रूरत है। लोग ये देखेंगे डेवलपमेंट किसने की है, उस तरह से। ये नहीं कह रहा हूँ मेरे किसी भाई को वोट, किसी और को वोट दें, किसी को दे दें, वोट का नहीं चक्कर है। डेवलपमेंट देखें कि किस तरह से हमारी डेवलपमेंट रामबन की, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम फिर वही पिछले 15-50 साल पीछे चले जाएंगे। जी। तो अशोक सर, कहीं ना कहीं जो है इलेक्शन भी अब होने को हैं, तो क्या कुछ अगर आम जनता आप पे भरोसा जताती है तो क्या बदलाव आप जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में करना चाहेंगे? क्या यकीन दहानी जो है वो अपनी आवाम को देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो टीचर होने के नाते मैं एजुकेशन में रहा हूँ, मैं तो यही कहूँगा कि पब्लिक जो मैंडेट देती है वो सबसे लोकप्रिय होता है और सबसे बड़ा होता है। बिल्कुल। क्योंकि हम अपनी ज़बरदस्ती आके खड़े हो जाएंगे मैदान में कि हमें इलेक्शन लड़नी है, खड़े होंगे, वो ठीक नहीं है। पब्लिक जब चाहेगी, जैसे पब्लिक ने पीछे हमें जोर दिया तो मैं आया, 13,000 वोट लिए, फिर उसके बाद 25 ले लिए तो एमएलए बन गया। जी। अब पब्लिक दोबारा आएगी, भाई चलो आप लोग आओ इलेक्शन लड़ो, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। जहाँ तक बदलाव की आपने बात कही है, सबसे बड़ा बदलाव जो हम चाहते थे वो करप्शन हटाने का जी। था। वो हमने कोशिश भी की कि हमने किसी से 1 रुपया नहीं लिया। आप किसी से पूछ लीजिए, आप ऑफिसर से पूछ लिए, किसी ऑफिसर से 1 रुपया नहीं लिया, किसी गरीब से 1 रुपया नहीं लिया। काम किए, यानी काम नहीं किए। अब हमने 1 रुपया नहीं लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें कुछ पता नहीं है, कि हम कुछ जानते नहीं, नॉलेज नहीं रखते हैं। अब कुछ लोग कहते होंगे जी उनको पता नहीं। अब करप्शन करना क्या नॉलेज रहता है? वो नॉलेज होता है कि आदमी लोगों की भलाई करे। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये कि लोग चाहेंगे, जो आप क्वेश्चन पूछें, लोग चाहेंगे कि आप आओ, हम आपको आगे लाएंगे। क्योंकि अब लोग नहीं चाहेंगे तो हम ऐसे जंप मारेंगे तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। बदलाव, जहाँ तक आपने कहा, हम बदलाव फिर लाना चाहते हैं, एजुकेशन में बदलाव लाना चाहते हैं। बहुत त्रुटियाँ एजुकेशन में भी, हम यहाँ त्रुटियाँ गिनना नहीं चाहते हैं, लेकिन त्रुटियाँ हैं। एक बच्चा बेचारा गरीब बच्चा है, गांव में रहता है, 10th का पेपर देना है, उसको साइंस का पता नहीं है, मैथ का पता नहीं है, उसने पढ़ा नहीं है, वो रह जाता है। वो बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर नहीं बन सकता क्योंकि उसको पढ़ाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि पूरे टीचर वहाँ पे हों, मास्टर गेट के टीचर हों, हेड मास्टर हों। जब हेड मास्टर नहीं होगा तो टीचर क्या काम करेंगे? वो भाग जाएंगे। हेड तो होना ज़रूरी है। अगर घर का परिवार है, उसमें हेड नहीं होगा तो परिवार वाले बिखर जाएंगे। इसलिए हम एजुकेशन सेटअप को ठीक करेंगे। हम चाहेंगे कि कॉलेज की एजुकेशन, बनाल कॉलेज है, रामबन कॉलेज है, बहुत सारे सब्जेक्ट नहीं हैं। अभी आप देखेंगे बनाल का हम स्टडी कर रहे थे, बनाल में अभी आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं है और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं, रामबन में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो कॉलेज की एजुकेशन, स्कूल की एजुकेशन को ठीक करेंगे। इसी तरह से रोडों की जो कंडीशन है, जहाँ अभी रोड नहीं, अभी कम से कम 43 ऐसी जगह रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी से 43 मिसिंग हैबिटेशन जहाँ अभी रोड नहीं पहुँचा है। जी। जो हमने पिछली बार सर्वे किया था, करवाया था, और सर्वे करके 43 रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के रोड जो हैं अभी बनने हैं। अभी तो एक रोड पकड़ के ले जाते हैं जी, हम वो रोड बना रहे हैं, 43 हैं वो रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बना ही नहीं है वहाँ। अच्छा। मतलब 43 ऐसे हैबिटेशन है जहाँ अभी रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो उनमें रोड कनेक्टिविटी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से जो करप्शन का तो मैंने बता दिया। हेल्थ का सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर की इतनी ख़राब हालत है। आप जाएंगे किसी के पास तो वो तो कहेंगे जी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो इस समय, अगर जब कोरोना था तो कोई मरीज़ है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसको चेकअप कराना है अपना, कहाँ जाएगा बेचारा? और गाड़ियाँ बंद हैं, वो तो मर गया वहीं। कई लोग मर गए होंगे इसी तरह से, बेचारे गरीब लोग। तो इसलिए जो आपका सब सेंटर हैं, जो ये मेडिकल है सब सेंटर, वो कंप्लीट होने चाहिए, उसमें अमला पूरा। फिर आपका जो है
आगे जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इतना बुरा हाल है, जितना आप जहाँ जहाँ जाएंगे आप देखेंगे स्टाफ नहीं है। न्यू प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है वो हमारे टाइम में काफ़ी बने, लेकिन उसमें स्टाफ नहीं है। अब 7 सालों मैंने स्टाफ लाना था, नहीं लाया। तो मैं वो कोशिश करूँगा कि जितने भी हेल्थ सेंटर हैं, इनमें इंस्टीट्यूशन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, उसको लाने की कोशिश करेंगे। चलो शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस सीनियर नेता व पूर्व MLA डिस्ट्रिक्ट रामबन से अशोक कुमार जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।